कुछ एलियंस इस लड़की के साथ बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं और एक बूढ़ी भूत इस लड़के का बनाना चाहती है। ये बच्चा एक नर्डी लूजर है जो सबके द्वारा बुली होता है, ज्यादातर इसीलिए क्योंकि उसका ऑब्सेशन है ये प्रूव करने का कि एलियंस रियल होते हैं। एक लड़की जिसका नाम मोमो है उसका साथ देती है, लेकिन क्लूलेस नर्ड सोचता है कि वो उससे प्यार करती है, इसीलिए ये डमी मोमो को खतरे में डाल देता है ये प्रूव करने के लिए कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उसे खुद एक भूत भी मिल जाता है। लेजेंड कहती है कि कुछ भयानक होगा अगर भूत तुम्हें पकड़ ले तो, लेकिन ये भूत बहुत फास्ट है और नर्ड के पीछे पड़ गई है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। ये सब तब शुरू होता है जब एक लड़का मोमो से पैसे ना देने और उसके करीब ना आने पर नाराज था। वो दोनों लड़ते हैं, लेकिन लड़का डिसाइड करता है कि वो उसे छोड़ देगा। वो जर्क मोमो का पहला बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसके हिडियस फ्रेंड्स उसके साथ सिंपैथी नहीं रखते। मोमो को वो लड़का सिर्फ इसीलिए पसंद था क्योंकि वो केन ताकाकुरा नाम के किसी और लड़के जैसा दिखता था। मोमो एक ऐसा लड़का ढूंढना चाहती है जो केन जैसा हो और अपने आप को कंफर्ट करने के लिए किसी को ढूंढती है। उसे एक और स्टूडेंट मिलता है जो बुली हो रहा होता है, लेकिन पुलिस शॉक हो जाते हैं जब वो उस बच्चे का साथ देती है। मोमो डिसाइड करती है कि वो ड्वीब उसके टाइम के लायक नहीं है, लेकिन पुलिस ने उस बच्चे को तंग करना बंद कर दिया है तो वो चली जाती है। नर्ड अज्यूम करता है कि मोमो उससे प्यार करती है क्योंकि उसने उसे बात की और वो फ्रैंटिकली उसे दिखाता है जो वो पढ़ रहा था। प्रेसिडेंट मार्स पर गया है, लेकिन लड़की इंटरेस्टेड नहीं है। नर्ड फिर भी एक्सप्लेन करता है कि यूएस मिलिट्री ने ऑफिशियली अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना को एक्नॉलेज किया है। उनकी गवर्नमेंट ने कुछ डिफेंस फोर्सेस भी बनाई है, तो नर्ड को लगता है कि स्पेस वॉर्स शुरू होने वाली है। मोमो अब नाइस रहने से थक गई है क्योंकि वो उसकी कॉन्स्पिरेसीज नहीं सुनना चाहती, तो वो उससे कहती है कि इसी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बने हैं। उसने उसके फीलिंग्स हर्ट करने के बाद बुरा महसूस किया और माफी मांगी कि वो ज्यादा दूर चली गई थी। उसने समझाया कि वो एलियंस में विश्वास नहीं करती, लेकिन अपना गार्ड डाउन करके ये रिवील किया कि वो भूतों में विश्वास करती है। नर्ड सरप्राइजिंगली हंसता है और मजाक उड़ाता है क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ इडियट्स भूतों में विश्वास करते हैं। इससे दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। मोमो समझाती है कि उसकी ग्रैंडमा एक स्पिरिट मीडियम है और उसने उन्हें पहले एक्सोर्सिज्म्स करते हुए देखा है। नर्ड पॉइंट आउट करता है कि वो शायद कन्फ्यूजन्स थे और ये प्रूफ नहीं है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। मोमो काउंटर करती है ये पूछकर कि क्या नर्ड ने कभी एलियंस देखे हैं। मोमो के फ्रेंड्स उसे आर्ग्यू करते हुए देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उसने अपने बॉयफ्रेंड केन ताकाकुरा को ढूंढना छोड़ दिया है और एक ओटाकू को चुन लिया है। दोनों अपना आर्ग्यूमेंट सेटल करते हैं एक कंपटीशन डिसाइड करके, जो भी प्रूव कर सकेगा कि क्या सच में एग्जिस्ट करता है जो वो क्लेम कर रहे हैं वो जीतेगा और लूजर को विनर का स्लेव बनना पड़ेगा। रात को मोमो डर जाती है जब नर्ड उसे एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल भेजता है। उसने समझाया कि ये एक यूएफओ हॉटस्पॉट है और अगर वो रूफ पर यूएफओ को बुलाएगी तो उसे एब्डक्ट कर लिया जाएगा। मोमो को नहीं पता होता है कि ये क्या है, तो नर्ड समझाता है कि ये तब होता है जब एलियंस तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे बॉडी पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मोमो सोचती है कि क्या उसे कभी एब्डक्ट किया गया है, लेकिन उसे नहीं पता क्योंकि जिन्हें एब्डक्ट किया जाता है उनकी मेमोरीज इरेज कर दी जाती हैं। दोनों फिर से आर्ग्यू करते हैं क्योंकि नर्ड ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने कभी यूएफओ नहीं देखा, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ मोमो का पीछा कर रहा है। ड्वीव उस स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट पर पहुंचता है जहां मोमो ने उसे भेजा था। ये जगह डरावनी है, लेकिन वो डिटरमाइंड है ये प्रूव करने के लिए कि भूत एग्जिस्ट नहीं करते। वो डर जाता है जब उसे एक अजीब सी चीख सुनाई देती है, तो वो जोर से अपनी प्रेजेंस अनाउंस करता है। मोमो समझाती है कि जोर से बोलना सबसे डेंजरस चीज है, तो बच्चा एज्यूम करता है कि मोमो को भूतों से इंटरैक्ट करने का एक्सपीरियंस है। पता चलता है कि मोमो ने कभी भी भूत नहीं देखा, तो दोनों फिर से आर्ग्यू करते हैं। मोमो समझाती है कि वो सिर्फ अपनी ग्रैंडमा पर विश्वास करती है और उसके पेरेंट्स के मरने के बाद वो ही उसके पास है। नर्ड अचानक से नाइस एक्ट करने लगता है, तो मोमो अपने फैमिली के वियर्डनेस के बारे में बताती है। उसका फैमिली हमेशा उसे एक गुड लक रिचुअल परफॉर्म करवाती थी जब भी वो बाहर जाती थी और स्कूल तक पूरा रास्ता ये करना पड़ता था। इस वजह से उसे रिलेंटलेसली बुली किया जाता था और सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब उस लड़के ने जो उसे पसंद था उसका मजाक उड़ा दिया।
उसकी ग्रैंडमा अपसेट हो जाती थी अगर वो ये रिचुअल नहीं करती, इसीलिए मोमो उनसे नफरत करती थी। मोमो ने अपनी ग्रैंडमा से रिसेंटली तक बात नहीं की और उसने ये रिचुअल करना बंद कर दिया। मोमो को इवेंचुअली ये रियलाइज हुआ कि उसे सच में नफरत इस बात से थी कि उस लड़के ने उसकी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाया जिसे वो पसंद करती थी। उसने अपनी ग्रैंडमा को प्यार किया क्योंकि उन्होंने उसे अपनाया और इसी वजह से वो भूतों पर विश्वास करती है। मोमो जानना चाहती है कि ड्वीव एलियंस में क्यों विश्वास करता है, लेकिन वो नहीं बताता। तभी उन्हें अजीब फुटप्रिंट्स और कुछ डरावने भूत दिखाई देते हैं जो उससे कुछ परवर्स चीज कहते हैं। नर्ड अपनी जान बचाने के लिए भागता है और मोमो समझाती है जो उसने इंटरनेट पर सुना है। कुछ फोरम्स के मुताबिक अगर कोई ओल्ड लेडी से मिलता है तो उसे किसी भी कीमत पर आगे नहीं निकलने देना है। अगर वो टर्बो ग्रैनी के साथ रेस हार जाते हैं तो उन्हें श्राप मिलता है। ग्रैनी नर्ड को पकड़ लेती है तो वो डर के मारे चीखता है और मोमो उसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन मोमो के अपने प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि उस पर एक ट्रायो अटैक करता है। मोमो अपने आप को एक अजीब जगह पर पाती है और वो ट्रायो अपने आप को सीरन्स कहते हैं क्योंकि वो प्लैनेट सर्पो से है। मोमो ये जानकर डर जाती है कि ये रियल लाइफ एलियंस हैं, लेकिन वो उससे आश्वासन देते हैं कि वो फ्रेंडली हैं। मोमो पॉइंट आउट करती है कि नाइस एलियंस लोगों के कपड़े नहीं लेते। एलियंस उसे आश्वासन देते हैं कि उन्होंने उसके बिलोंगिंग्स को प्रॉपर केयर किया है, लेकिन मोमो देखती है कि उन्होंने सब कुछ फाड़ दिया है। मोमो डिमांड करती है कि वो उसे जाने दे, लेकिन एलियंस उसे इग्नोर करके अपनी कहानी समझाते हैं। क्योंकि उनकी स्पीशीज सिर्फ मेल से भरे हुए हैं तो वो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उन्हें उस टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए वो ह्यूमंस की तरह रिप्रोडक्टिव फंक्शंस वापस पाना चाहते हैं। वो मोमो को इसीलिए यूज करना चाहते हैं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी अपने करीब नहीं आने दिया था। मोमो अपने आप को केन ताकाकुरा टाइप के लिए सेव कर रही है, इसीलिए वो डिमांड करती है कि वो उसे जाने दे। क्रीपी एलियंस टेलीकिनेसिस यूज करके उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शॉक हो जाते हैं जब वो रेजिस्ट करती है। तभी मोमो का फोन बजता है और एक पैर सीधा स्क्रीन से निकलकर ईटी के चेहरे पर किक करता है। टर्बो ग्रैनी जो नर्ड का पीछा कर रही थी, फोन स्क्रीन से निकलकर एक एलियन को बिल्कुल तोड़ देती है। मोमो ये देखकर डर जाती है कि ये मॉन्स्टर एक्चुअली नर्ड है और वो समझाता है कि उसे टर्बो ग्रैनी ने श्राप दे दिया है। एलियंस इम्प्रेस्ड हैं कि उसने फोन के थ्रू ट्रैवल किया क्योंकि उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन नर्ड मदद की भीख मांगता है क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्रीपी एलियंस उसके ऑर्गन्स निकालने की तैयारी करते हैं, लेकिन नर्ड इतना फास्ट मूव कर रहा है कि वो अपनी टेलीकिनेसिस लैंड नहीं कर पा रहे। नारुतो ऑफ एलियंस कुछ जुजुत्सु यूज करके बच्चे को उड़ा देता है और एलियन उससे कहता है कि अपने ऑर्गन्स दे दो। नर्ड सरप्राइजिंगली एग्री करता है और समझाता है कि वो सबसे लंबी टाइम से एलियंस को देखने का वेट कर रहा था। उसके कभी कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इसीलिए उसने सोचा कि एलियंस कम से कम उसे अपना फ्रेंड मानेंगे। उसने ग्रेड स्कूल से ही यूएफओ को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी नहीं आए। बुलीज उसका मजाक उड़ाते थे और एलियंस उसे इग्नोर करते थे, इसीलिए किसी ने भी उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन मोमो ने उसका साथ दिया सब कुछ होने के बावजूद। इसीलिए नर्ड एलियंस को वार्न करता है कि मोमो को हाथ भी मत लगाना क्योंकि वो किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं देगा। वो उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार है, चाहे उनकी मुलाकात अभी हुई हो, और वो मॉन्स्टर बनने को भी तैयार है उसे बचाने के लिए। मोमो उसका हौसला बढ़ाती है जब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन एलियन उस पर ब्लास्ट करता है और मोमो ये देखकर शॉक हो जाती है कि वो कितनी जल्दी गिव अप कर देता है। क्रीपी एलियंस फिर से मोमो पर टेलीकिनेसिस यूज करने लगता है, लेकिन मोमो उसका मुकाबला करती है और उसे अपनी एक मेमोरी याद आती है। उसकी ग्रैंड मदर चाहती थी कि वो रिचुअल करके अपना ची बाहर निकाले, लेकिन मोमो नहीं चाहती थी क्योंकि सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसकी ग्रैंड मदर ने इंसिस्ट किया और मोमो को रिचुअल करवाया। उसे अपने कोर को टाइटन करना था और इमेजिन करना था कि वो अपने सर के ऊपर से शूट कर रही है। मोमो ने अपनी ग्रैंड मदर की बात मानी, लेकिन उसका मजाक उड़ाने की वजह से सीरियस PTSD हो गया था।
उसने अपनी ग्रैंड मदर को फेक स्पिरिट मीडियम कहकर कभी रिचुअल ना करने का फैसला किया। अब मोमो अपनी कही बातों के लिए माफी मांगती है और रिचुअल परफॉर्म करती है। वो इमेजिन करती है कि ची उसके सर के ऊपर से शूट कर रही है और ये शॉकिंगली उस एलियन के रिस्ट्रेन से उसे फ्री कर देता है। नर्ड अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता जब ये साफ होता है कि मोमो साइकिक पावर्स यूज कर सकती है। मोमो भी इस पर विश्वास नहीं कर पाती है और एलियन समझ नहीं पाता कि उसकी टेलीकिनेसिस क्यूब पुशबैक हो रही है। वो सोचता है कि शायद उसने मोमो को अपने चाक्रास खोलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मोमो कहती है कि ये इसीलिए है क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ एक रियल स्पिरिट मीडियम थी। मोमो अपनी ग्रैंड माँ का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि अब उसके पास लड़ने की ताकत है। अपनी नई ताकत के साथ मोमो आखिरी एलियन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे सीधा चांद पर भेज देती है। फेक मून एक्सप्लोड हो जाता है और रिवील करता है कि वो एक्चुअली यूएफओ था। मोमो नर्ड को ढूंढती है ताकि वो एस्केप कर सके, लेकिन उसका मॉन्स्टर्स फॉर्म उस पर अटैक कर देता है। वो उससे कहती है कि वो अपने आप को संभाले ताकि कंट्रोल वापस पा सके। मोमो कुछ ताकत यूज करके नर्ड को ग्रैनी से अलग करती है और ग्रैनी पूछती है कि मोमो कौन है। मोमो ये देखकर डर जाती है कि नर्ड अब भी श्रापित है, भले ही ग्रैनी उसके शरीर से निकल गई हो। ग्रैनी समझाती है कि उसके पास अब भी उसके मैन पार्ट्स का पोजीशन है और जब तक उसका कंट्रोल रहेगा नर्ड श्रापित रहेगा। ग्रैनी को टनल में वापस जाना होगा, इसीलिए वो कहती है कि अगर वो नर्ड का श्राप हटाना चाहते हैं तो उससे वहां मिले। ग्रैनी अभी के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन यूएफओ गिरने वाला है। यूएफओ इवेंचुअली एक बिल्डिंग से टकराकर जमीन पर गिरता है। नर्ड कंक्लूड करता है कि अब उसे उसके बातों पर विश्वास करना होगा क्योंकि उसे एक भूत ने श्राप दिया था और मोमो के पास कोई चॉइस नहीं बची कि उसे एलियंस पर विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि वो एलियन से किडनैप होने वाली थी। वो अब भी एक ऑकवर्ड सिचुएशन में है क्योंकि नर्ड अपने आप पर कंट्रोल खो देगा अगर मोमो अपनी साइकिक पावर से श्राप को रोके नहीं रखती। नर्ड का श्राप हटाने का एक ही तरीका है और वो है ग्रैनी को हराना। नर्ड के पास कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए वो उससे लड़ने जाता है और अपने कपड़े मोमो के लिए छोड़ देता है ताकि उसके पास घर जाने के लिए कुछ पहनने को हो। मोमो उसे याद दिलाती है कि वो उसके बिना कंट्रोल खो देगा, लेकिन नर्ड नहीं चाहता कि वो और इन्वॉल्व हो। नर्ड कहता है कि वो किसी तरह से अपने आप पर काम करेगा और विल पावर यूज करके टनल तक पहुंच जाएगा। मोमो चाहती है कि वो उससे मदद मांगे क्योंकि उसके बिना वो पहले भी सर्वाइव नहीं कर पाता। नर्ड सोचता है कि क्या उसके जैसा किसी के लिए मदद मांगना ठीक है और मोमो उसे आश्वासन देती है कि ये ठीक है। वो उससे कहती है कि अपने कपड़े पहन ले, लेकिन नर्ड उससे कहता है कि वो पहन ले क्योंकि उसके बिना वो उससे बात नहीं कर पाएगा। तभी मोमो का दिल तेज धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन वो रियलाइज करती है कि नर्ड ने बस केन ताकातुरा की एक लाइन रिसाइड की थी। मोमो अपने आप को शांत करती है और आखिरकार नर्ड का नाम पूछती है। नर्ड अपना नाम केन ताकाकुरा बताता है और मोमो शॉक से भर जाती है। मोमो और ओकुन जैसे तैसे इनसे बचते हैं और यूएफओ के बाहर निकलते हैं, जहां मोमो को पता चलता है कि ओकुन का असली नाम केन ताकाकुरा है, जो कि मोमो के फेवरेट एक्टर का भी नाम है और जिसकी मोमो बहुत बड़ी दीवानी है। मोमो मना करती है कि तुम्हारा नाम केन ताकाकुरा नहीं हो सकता और ओकुन कहता है कि मानो या ना मानो यही मेरा नाम है। अब मोमो अपना कान बंद कर लेती है जिससे ओकुन पर ग्रैनी का कर्ज बढ़ने लगता है। ग्रैनी बन के वो मोमो से कहता है कि मुझे अपना बनाना दो। मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकुन को उठा के दूर फेंक देती है और उसका कर्ज शांत कर देती है। मोमो कहती है कि हमें कुछ रूल सेट करने चाहिए, तुम अपना ये नाम कभी नहीं बोलोगे। मोमो कहती है कि तुम्हें ओकुन पसंद है, इसीलिए वो उसे ओकुन कह के बुलाएगी और वो अपना असली नाम कभी मोमो के सामने नहीं बोलेगा। ओकुन के पास कोई और चॉइस नहीं थी तो वो इसके लिए मान जाता है। मोमो उसे चिढ़ाती है कि शायद तुम्हें ये नाम पसंद आया है, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो रहा है, और ओकुन शर्मा के अपना मुंह फेर लेता है। ओकुन अब शर्म के मारे उसके सामने पात देता है और मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि वो कितना गंदा है। अब ये लोग उस गुफा तक पहुंचने से पहले ही सुबह हो जाती है, मतलब टर्बो ग्रैनी अब बाहर नहीं आएगी क्योंकि भूत तो रात में बाहर आते ही नहीं है। मोमो अब ओकुन को अपने घर चलने को कहती है और इन कपड़ों में वो भूत से ज्यादा डरावना लग रहा था। दोनों अब मोमो के घर के सामने पहुंच जाते हैं। मोमो बताती है कि उसकी दादी लड़कों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को लगभग मार ही दिया था। अब ओकुन जैसे ही गेट के अंदर कदम रखता है उसके शरीर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है। ये देखकर मोमो अपनी पावर से
ओकुन को उठाकर वापस नदी में फेंक देती है और वो बच जाता है। मोमो अब देखती है कि उसकी दादी ने गेट पर एक टेल्समैन लगा रखा था जिससे बुरी शक्तियां उनके घर के अंदर नहीं आ सकती, और क्योंकि ओकुन शापित है तो इसने उसे भी रोक दिया। मोमो ओकुन को सॉरी कहती है कि घर पर एक बैरियर लगा हुआ था। मोमो उस टेल्समैन को निकाल देती है और ओकुन को वापस अंदर आने को बोलती है। अगर उसमें आग लग गई तो मोमो उसे उठाकर वापस नदी में डाल देगी। इस कारण वो डरते हुए गेट के अंदर आता है और इस बार उसे कुछ नहीं होता, पर वो कहता है कि उसके पूरे शरीर में गुदगुदी सी हो रही है। मोमो अब उसके बालों का मजाक उड़ाने लगती है जो कि दादी अम्मा जैसे हो गए थे। अब घर के अंदर आकर मोमो अपनी दादी को आवाज लगाती है, पर वो शायद घर पर नहीं थी। मोमो अब ओकुन को अपने कमरे में ले जाती है और उसे गेट के बाहर ही खड़े होने को बोलती है क्योंकि उसे कपड़े बदलने थे। लेकिन जैसे ही ओकुन गेट बंद करता है उसका कर्स हावी हो जाता है और वो दरवाजा खोल देता है, जिससे मोमो गुस्सा हो जाती है। वो उसका कर्स गायब करती है और उसे पीछे मुड़ने को कहती है। कपड़े चेंज करने के बाद मोमो ओकुन के लिए कपड़े लाती है जो कि वैसे लड़कियों के कपड़े हैं, पर फिलहाल काम चल जाएगा। अब मोमो ओकुन से पूछती है कि तुम्हारा केला गायब हो चुका है या नहीं। टर्बो ग्रैनी ने कहा था कि उसने ओकुन का केला चुरा लिया है, इसीलिए वो शापित है। ये सुनकर ओकुन अपनी पैंट चेक करता है और वहाँ सच में कुछ भी नहीं था। मोमो अब मजाक में कहती है कि उसे भी देखना है, लेकिन ओकुन उसे साफ साफ मना कर देता है। इस पर मोमो बोलती है कि जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो दिखाने में कैसी शर्म। ओकुन कहता है कि कुछ हो या ना हो वो नहीं दिखाएगा। ओकुन अब मोमो पर भड़कने लगता है कि ये उसकी गलती है, उसने ही वो गुफा में जाने का चैलेंज दिया था। मोमो कहती है कि अपनी फालतू कहानियां सुनाने मेरे पास तुम आए थे। वो बड़बड़ कर रहा था, इसीलिए मोमो ने उसे शर्त लगाई। इस पर ओकुन बोलता है कि वो हमेशा से एक दोस्त चाहता है, तो जब मोमो उसके पास आई तो ओकुन को ये मौका गंवाना नहीं था, इसीलिए वो उसके पास बातें करने पहुंच गया। लेकिन आखिर में उन दोनों की दुनिया अलग है। उसके जैसे लल्लू कभी भी मोमो जैसी लड़की से दोस्ती नहीं कर सकते। वो माफी मांगता है कि उसकी वजह से मोमो इस झमेले में फंस गई। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मोमो उसे इग्नोर कर सकती है, जैसे वो उसे जानती ही नहीं। ये सुनकर मोमो बोलती है कि यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम खुद से ही सब कुछ सोच लेते हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही लोगों को अपने आप से दूर धकेल देते हो। मोमो कहती है कि वो उसे इग्नोर नहीं करेगी, वो लोग आपस में ओकुल के बारे में बहुत बातें करेंगे। ये सुनकर ओकुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोमो उससे कहती है कि वो कुछ बोले। ओकुन कहता है कि तुम कितनी बदसूरत हो, सामने वाले के मुंह पर बेइज्जती कर देती हो। ये सुनकर मोमो भड़क जाती है और उससे लड़ने लगती है। तभी इनके घर की घंटी बज जाती है। ओकुन कहता है कि तुम्हारी दादी घर आ गई। मोमो बताती है कि ये घंटी उसने पहली बार सुनी है। उसकी दादी ने बताया था कि उनके घर में 2 घंटियां हैं, एक इंसान के लिए और दूसरी बुरी आत्माओं के लिए। क्योंकि मोमो ने वो टेल्समैन मेन गेट से निकाल दिया था तो कोई भूत उनके घर तक आ गया है। ओकुन बोलता है कि अब हम क्या करें, तो मोमो कहती है कि वो इस टेल्समैन को वापस लगा देगी, जिससे ये भूत जल जाएगा जैसे ओकुन जलने लगा था। ओकुन कहता है कि ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। तो मोमो बोलती है कि तुम कुछ देर गेट के बाहर चले जाना। ये दोनों अब पीछे के रास्ते से घर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बाहर काले बादल छा गए हैं, जैसे रात हो गई हो, और घर के चारों तरफ एक दीवार भी बन जाती है। मतलब ये बाहर नहीं जा सकते, और मेन गेट भी दीवार के अंदर सील हो गया था। वहाँ काला धुआं फैल रहा था, जिससे मोमो की नाक से खून बहने लगा था और ओकुन की भी हालत खराब हो रही थी। तभी इन दोनों को अपने ऊपर एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कहता है, तुम बुरे लोग हो, तुमने वादा तोड़ दिया। इतना कहकर वो दोनों को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन ये उसके सामने से हट जाते हैं। दोनों अब चिल्लाते हुए दूर भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर कहता है कि मुझे अपना केला दे दो। ये दोनों घर के पीछे छुप जाते हैं और मोमो कहती है कि ये किसी तरह का भूत है। ओकुन बोलता है कि ये भूत नहीं बल्कि एलियन है। उसके कॉलर से वो पहचान गया है कि वो एक फ्लैटवुड मॉन्स्टर नाम का एलियन है। इन्हें सबसे पहले अमेरिका के फ्लैटवुड शहर में देखा गया था और जापान में ये यामानाशी में देखे गए हैं। ये एलियन 3 मीटर लंबे होने के लिए जाने जाते हैं। अब मोमो को ये समझ नहीं आता कि भूत वाली घंटी एलियन ने कैसे बजा दी। ओकुन कहता है कि स्टडीज के हिसाब से जो लोग आत्माओं को देख सकते हैं वो यूएफओ भी देख पाते हैं। आसान शब्दों में भूत और एलियंस में कुछ कॉमन जरूर होगा। मोमो कहती है कि ये एलियंस उन काले वाले एलियंस का दोस्त है। अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये इस काले धुएं से ही मर जाएंगे जो एलियन निकाल रहा था। मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज नहीं कर सकती क्योंकि वो ओकुन के कर्स को दबाए हुए है। ओकुन अब मोमो से कहता है कि कर्स को आजाद कर दो, मैं उस एलियन से लड़ूंगा। मोमो कहती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया,
जिस पर ओकुन बोलता है कि मुझे एलियन से डर नहीं लगता। मोमो को अब बस उसका फिजिकल कर्स आजाद करना है जिससे ओकुन का मानसिक संतुलन बना रहे। वो एलियन इन्हें ढूंढ लेता है और इन्हें फिर से भागना पड़ता है। मोमो कहती है कि वो अपनी पावर को अभी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। ओकुन कहता है कि उसे ट्राई करना होगा। मोमो अब उसकी बात मान जाती है और ओकुन ग्रैनी वाले कर्स में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी एलियन इन पर एक बड़ा सा अटैक करता है, लेकिन अब ओकुन कर्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और वो मोमो को उठाकर अटैक से दूर ले जाता है। अब ओकुन बिल्कुल ही बदल जाता है और किसी एनिमे की तरह बात करने लगता है कि ये पावर कमाल की है, पर मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा है और सब कंट्रोल में है। मोमो को समझ नहीं आता कि इसकी बोलचाल कैसे बदल गई। वो ओकुन से माफी मांगता है, सॉरी मैं अब एक अजीब लड़का हूँ, जो कि केन ताकाकुरा की फेमस लाइन है। मोमो उसे गुस्से में बोलती है, ये लाइन मारना बंद करो। वो एलियन इनके पास आकर ओकुन को अपने हाथ से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन ओकुन का शरीर अपने आप वहां से हट जाता है और अपने दांतों से उसने एलियन की उंगलियां काट दी थी। यही ग्रैनी की असली पावर है। ओकुन इतना तेज हो गया था कि मोमो को दिख भी नहीं पाया, लेकिन फिर ओकुन अचानक खून की उल्टी कर देता है। वो एलियन फिर से ओकुन पर अटैक करता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो अपनी पावर से ओकुन को अपनी तरफ खींच लेती है। वो मोमो से माफी मांगता है कि कर्स की पावर उसकी बॉडी झेल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के लाखों टुकड़े हो जाएंगे। इतनी स्पीड से इंसान का शरीर मूव नहीं कर सकता। पता नहीं वो अब इस एलियन से कैसे निपटेंगे। अब मोमो नोटिस करती है कि वो एलियन एक सूमो रेसलर की तरह लड़ रहा है, तो अगर इन्होंने उसके हाथों को जमीन में टच करवा दिया तो ये लोग जीत जाएंगे। ये लोग अब उसके पैरों पर अटैक करने का सोचते हैं ताकि उसे गिरा सके। ओकुन वापस कर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों उसके पैरों की तरफ भागने लगते हैं। ओकुन बिजली की रफ्तार से एलियन का पैर तोड़ देता है। मोमो भी अपनी पावर से उस एलियन को गिरा देती है और उसका हाथ जमीन को छूते ही वो खत्म हो जाता है। लेकिन वो एलियन अपने 2 और पैर निकाल लेता है और दूसरे हाथ से मोमो को उठाकर जोर से दीवार में मार देता है। लेकिन फिर भी मोमो ओकुन के कर्स को कंट्रोल में रखती है और एलियन को चीटर बुलाती है। वो एलियन अब बार बार मोमो को मारने लगता है, जिससे ओकुन को उसकी चिंता होने लगती है। वो मोमो से भीख मांगता है कि वो उसका कर्स आजाद कर दे, वरना वो मर जाएगी। अब तक एलियन ने दीवार में काफी गहरा छेद कर दिया था। असल में ये मोमो का प्लान था, क्योंकि टेक्निकली अब वो मेन गेट से बाहर है। मोमो अब ओकुन को अपने पास गड्ढे में खींच लेती है और फिर उस टेल्समैन को वापस गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन जलकर खत्म हो जाता है। ये दोनों अब वापस असली दुनिया में आ गए थे और सब नॉर्मल हो गया था। दोनों अब चैन की सांस लेते हैं, लेकिन ओकुन का कर्स अब भी मोमो के बिना कंट्रोल में नहीं रहता। मोमो नोटिस करती है कि ओकुन की हेयर स्टाइल अब थोड़ी बदल गई थी। अब काफी थकने की वजह से मोमो बेहोश हो जाती है और बेहोश होते ही ओकुन का कर्स उस पे हावी हो जाता है और वो पूरी तरह से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम एक टीवी प्रोग्राम देखते हैं जिसमें सानाटा डोडिया नाम की साइकिक आती है, जो यहाँ एक सेलिब्रिटी का चेहरा देखकर उसके लाइफ के बारे में बताती है। जैसे कि उसकी एज 27 साल है, उसकी एक बीवी और बच्चा है और उसे करी पसंद है। लेकिन उसकी सारी बातें गलत निकलती है, क्योंकि वो सेलिब्रिटी बताता है कि वो बस 20 साल का है, वो अभी भी सिंगल है और उसे रेमन पसंद है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ के मैनेजर सोच रहे थे कि साइकी कितनी गलत कैसे हो सकती है। कोई बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देखकर बता देगा कि वो 20 साल का है और उसकी बीवी बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं है। वो साइकिक अब एक टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगती है। टैक्सी ड्राइवर साइकिक को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो सानाटा डोडिया है, उसने इसे टीवी पर देखा था। वो पूछता है कि क्या उसके पास सच में साइकिक पावर्स है। साइकिक ड्राइवर से कहती है कि कार रोक दो, उसे यहीं उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद वो उसकी बात सुनकर नाराज हो गई है, लेकिन वो उससे कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। उधर ओकुन टर्बो ग्रैनी में बदल गया था। टर्बो ग्रैनी अब मोमो की टांग उठाकर उसे खाने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसे एक किक लगती है और वो नदी में गिर जाती है। ये अटैक वही साइकिक लेडी ने किया था और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मोमो की दादी है और इसका असली नाम सेको है। सेको को लगा था कि उसकी पोती फिर
से किसी आवारा लड़के को घर ले आई है, लेकिन ये तो एक मॉन्स्टर है। टर्बो ग्रैनी अब सेको के सामने गायब होकर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास आते ही वो जल जाती है। सेको बोलती है कि तुम तो सच में काफी तेज हो, लेकिन सेको को लगा था कि ग्रैनी उस पे पीछे से वार करेगी और उसने ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था जिसमें वो फंस गई थी। ग्रैनी अपने आसपास एक सर्कल देखती है जिस पर बाहर कदम रखते ही वो जलने लगती है। सेको बताती है कि अगर ग्रैनी ने वो लाइन क्रॉस की तो वो मर जाएगी, क्योंकि उसने सर्कल के बाहर एक बैरियर सेट कर दिया है। सेको खुद भी एक सर्कल में खड़ी थी जिसके अंदर एक कील ठुकी हुई थी। अगर कील को सर्कल के अंदर ठोका जाए तो अंदर एक बैरियर बन जाता है, लेकिन अगर सर्कल के बाहर ठोकी जाए तो बाहर एक बैरियर बन जाता है। इसीलिए ग्रैनी सेको को छू तक नहीं पाई थी, क्योंकि वो अपने बैरियर की प्रोटेक्शन में खड़ी थी। ग्रैनी अब सेको को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तुम मुझे हमेशा कैद करके नहीं रख पाओगी। जिस पर सेको कहती है कि वो उसे कैद करके रखना भी नहीं चाहती, वो तो उसे मारना चाहती है। इसके बाद सेको अपने बैट से ग्रैनी की धुलाई करने लगती है और पेंसिल से उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है। अब इतने से सर्कल में ग्रैनी की स्पीड भी किसी काम की नहीं है। ग्रैनी सेको को खूसट पगली बुढ़िया बुलाती है, जिस पर सेको कहती है कि एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को खूसट बुला रही है। इसे तो मुझे गुस्सा आ गया। ग्रैनी अब सेको से कहती है कि अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ वो लड़का भी मर जाएगा। जिस पर सेको कहती है कि उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी लोगों को वो मार देगी, भले ही वो इंसान क्यों ना हो। सेको अब उस नील को सर्कल के बाहर से निकालकर सर्कल के अंदर ठोक देती है, जिससे टर्बो ग्रैनी जल जाती है। इसके कुछ देर बाद मोमो अपनी कमरे में जागती है। वो भागकर नीचे आती है तो देखती है कि उसकी दादी घर आ गई है और टीवी पर कार्टून देख रही है। सेको मोमो से पूछती है कि क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी, जिस पर मोमो बताती है कि वो नहीं, उसका एक दोस्त गया था जिसे वहाँ कर्ज लग गया। सेको तो मजे से टीवी देखकर हंस रही थी। मोमो सेको से पूछती है कि वो लड़का कहाँ है, मोमो का उसके साथ रहना जरूरी है। सेको कहती है कि अगर तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो तो उसे मैंने मार दिया। ये सुनकर मोमो चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने चश्मा पहना था। सेको अब मोमो को ताना मारती है कि तुम तो भूतों पर बिलीव नहीं करती थी ना, और मुझे एक ढोंगी स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। मोमो कहती है कि ये बुढ़िया कब तक उस बात को लेकर बैठी रहेगी। मोमो अब अपना सर झुकाकर सेको से माफी मांगती है और पूछती है कि ओकुन कहाँ है। सेको अब बोलती है कि मेन श्राइन में जाकर देखो। ये सुन के मोमो गुस्से में बोलती है, पागल बुढ़िया, अगर ओकुन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोमो दौड़कर श्राइन की तरफ जाने लगती है। उसे ओकुन की याद आ रही थी कि वो बस ओकुल्टल की बात करना चाहता था और दोस्ती बनाना चाहता था। मैंने ही उसे उस भूतिया टनल में जाने को बोला था। मोमो अब चिंता में श्राइन का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकुन तो मजे से चावल खा रहा था। मोमो को जिंदा देखकर ओकुन को खुशी होती है। उसे तो लग रहा था कि टर्बो ग्रैनी ने मोमो को मार दिया होगा। मोमो अब दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और बोलती है कि चश्मिश, तुम अब भी जिंदा हो। मोमो असल में ओकुन के लिए बहुत डर गई थी। सेको यहाँ आके बताती है कि जब तक ओकुन श्राइन के अंदर है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो फिर से मॉन्स्टर बन जाएगा। उसके मरने की खबर सुन के मोमो की हालत खराब हो गई थी। सेको पूछती है कि क्या वो उस लड़के को पसंद करती है। मोमो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, टर्बो ग्रैनी ने इसका केला चुरा लिया है और जब तक उसके पास इसका केला है इसका कर्ज नहीं हटने वाला। इसकी जिम्मेदारी मोमो की है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। मोमो ये भी बताती है कि वो अब साइकिक पावर्स यूज कर सकती है। वो एक यूएफओ में फंस गई थी और वहाँ उसने अपनी पावर अनलॉक कर ली थी। ये सुनकर सेको कहती है कि यूएफओ जैसा कुछ नहीं होता। मोमो कहती है कि कल तक मैं भी यही बोला करती थी। सेको अब बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत खतरनाक है। पुराने समय में उसे 100 किलोमीटर की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर फैला रखा था। सेको को जब पता चला कि ग्रैनी टनल में रहने लगी है तो वो उसे देखने गई थी, लेकिन वो टनल के करीब भी नहीं जा पाई क्योंकि उस जगह की स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सेको अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट के बारे में बताती है। ये वो स्पिरिट्स होती हैं जो एक ही लोकेशन पर रहती है और उस लोकेशन से उनका गहरा रिश्ता होता है। मतलब वो अपने एरिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं और ऐसी ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट सेको को उस टनल के अंदर मिली थी। इसका मतलब है कि टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट आपस में मिले हुए हैं और उनसे लड़ना नामुमकिन है। इसीलिए सेको मोमो से कहती है कि इस लड़के को भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाओ। मोमो अब सोचती है कि अगर उसकी जगह केन ताकाकुरा होता तो वो क्या करता।
वो जब भी किसी फैसले को नहीं ले पाती तो वो केन ताकाकुरा की तरह सोचती है, और अगर केन ताकाकुरा मोमो की जगह होता तो वो ओकुन की मदद जरूर करता और मोमो भी यही करेगी। सेको फिर से मोमो को चिढ़ाने लगती है कि पगली, तुम्हें तो प्यार हो गया है, जिस पर मोमो कहती है कि अरे मैं एक्टर केन ताकाकुरा की बात कर रही थी। सेको अब कहती है कि ग्रैनी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलो, उसे अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है, अगर तुम उसे पकड़म पकड़ाई का चैलेंज करोगी तो वो जरूर मान जाएगी। अब उस लोकेशन बेस्ड स्पिरिट का इलाका ये पूरा शहर है, तो इन्हें ग्रैनी को भगाते हुए शहर के बाहर लाना होगा, तब वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी और फिर शायद तुम उसे हरा पाओगे। मोमो अब पूछती है कि जैसा बैरियर उन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है वो वैसा टनल के बाहर नहीं लगा सकते क्या? सेको बताती है कि तालिस्मान को उनकी पावर उस जगह के देवता से मिलती है और हर जगह के देवता अलग अलग होते हैं, तो जैसे ही सेको अपने शहर से बाहर जाएगी वो ये पावर्स यूज नहीं कर सकती। मतलब ये शहर सेको का इलाका है, इसीलिए ग्रैनी को हराने का एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना। और ओकुन आज से ट्रेनिंग शुरू करे तो ग्रैनी जितना तेज तो भाग ही लेगा। ओकुन कहता है कि चलो, किसी को तो याद आया कि मैं भी यहाँ हूँ। मोमो कहती है कि ओकुन में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो को हमेशा उसके पास रहना पड़ेगा, तभी उसका कर्स कंट्रोल में होगा। जिस पर सेको ओकुन से कहती है कि मोमो को अपने कंधे पर उठा लेना। ओकुन कहता है कि कर्स मोड में भी उसकी ताकत बस डबल होती है, जिस पर सेको बोलती है कि आज से ही जिम शुरू कर दो और हर एक्सरसाइज 100 बार करो। वहीं मोमो को भी अपनी साइकिक पावर्स बढ़ानी होगी। इसके अलावा सेको उनकी और कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो इन्हें सोने को बोलती है ताकि कल से ये ट्रेनिंग शुरू कर सके। इतना कह के वो चली जाती है। ओकुन मोमो से कहता है कि तुम्हारी दादी तो बहुत जवान है। ओकुन अब मोमो से माफी मांगता है कि उस एलियन की लड़ाई में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और मोमो को उसे बचाना पड़ा। अगली लड़ाई में वो जरूर मोमो को बचाएगा। इसके बाद ओकुन श्राइन में सो जाता है। अगली सुबह सेको टीवी पर न्यूज देख रही थी कि उस सेलिब्रिटी की पोल खुल गई है जिसके बारे में सेको ने बताया था। वो सच में 27 साल का है और उसकी सच में शादी हो चुकी है, यानी कि सेको ने उसके बारे में सब सही बताया था और सभी न्यूज चैनल पर उसकी ही खबर आ रही थी। मोमो अब ओकुन के लिए चाय लेकर जाती है, लेकिन ओकुन को तो बहुत जोर से प्रेशर आ रहा था और उसे बाथरूम जाना था। लेकिन मोमो और ओकुन के बीच अगर कोई दीवार या दरवाजा आता है तो उसकी पावर काम नहीं करती। मतलब मोमो को ओकुन को हकते हुए देखना पड़ेगा और वो दोनों ही ये नहीं चाहते। सेको मोमो से पूछती है कि वो उसके कर्स को कंट्रोल कैसे करती है, जिस पर मोमो बताती है कि उसे ओकुन के आसपास एक ऑरा दिखाई देता है। जब वो उस ऑरा को अपने हाथों से दबाती है तो वो छोटा हो जाता है और इस तरह कर्स काबू में रहता है। सभी में किसी न किसी तरह का ऑरा होता है। वो पहाड़ों और पत्थरों में भी ऑरा देख लेती है और उन्हीं ऑरा को पकड़कर वो इधर उधर कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक छोटे एरिया में। मोमो आगे कहती है कि जब ये पावर उसके अंदर जागी थी तब ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो बस छोटी मोटी चीजें ही हिला सकती है। सेको अब मोमो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है कि उसे सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपने दूसरे सेंसेस से भी ऑरा को फील करनी चाहिए। मोमो ऐसा ट्राई करती है पर ओकुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकुन कहता है कि अब उसे और नहीं रहा जाएगा और वो यहीं पर रायता फैला देगा। ओकुन किसी दूसरे घर में ही घुसने लगता है तो मोमो उसे मना करती है। फिर वो भागकर मोमो के घर में घुस जाता है और हल्का होने लगता है और मोमो को उसे हल्का होते हुए देखना पड़ता है, जिस पर ओकुन को बहुत शर्म आती है। वो कहता है कि उसे जल्द ही कर्ज से आजाद होना है। सेको कहती है कि जब मोमो ने अपने पावर अनलॉक की थी वही उसकी असली ताकत है, लेकिन वो पावर अब सील हो गई है और मोमो को ट्रेनिंग के साथ अपनी पावर बढ़ानी होगी, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। अब अचानक ही मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ गई थी, जिसने सेको को फ्रीज कर दिया था और उसकी नाक से खून भी निकल रहा था। ग्रैनी मोमो से कहती है कि वो ओकुन के थ्रू से बात कर रही है और उसका कर्स वायरस की तरह है। जिस भी इंसान को ओकुन ने देखा है ग्रैनी उसे तुरंत ही मार सकती है, जैसे कि मोमो की दादी को। आज रात मोमो को ग्रैनी से मिलने उस टनल में आना होगा, नहीं तो वो ओकुन के आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी। इसके बाद ग्रैनी चली जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। सेको होश में आकर देखती है कि उनके घर का तालिस्मान भी जल गया था। मोमो उसे सब कुछ बताती है। अब रात को जाने से पहले सेको इन दोनों को खास कपड़े पहनाती है जो भूतिया आत्माओं से इनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ये कपड़े थोड़े ओल्ड फैशन है। सेको मोमो को गले भी लगाती है और उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और जिंदा वापस आना। इसके बाद ये दोनों साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर ये एक ट्रेन पकड़ लेते हैं क्योंकि साइकिल से टनल तक जाने में बहुत टाइम लगेगा।
मोमो टर्बो ग्रैनी पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने मोमो की दादी को मारने की धमकी दी थी, इसीलिए वो उसे मार मार कर उसका भर्ता बना देगी। इसके बाद मोमो ट्रेन में कपड़े बदल कर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और अब वो टर्बो ग्रैनी से लड़ने को तैयार थी।